नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम मेरे 2024 का जीएस 1 का पेपर एनालाइज करेंगे। मेरे कितने मार्क्स मेरे हिसाब से आ रहे थे और अभी रिज़ल्ट आने के बाद में उसके अंदर मेरे कितने मार्क्स बने हैं। इसके साथ में हम ये भी देखेंगे मैंने कितने मार्क्स पेपर दिए थे और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, टॉपर की मार्कशीट क्या है, मेरी मार्कशीट कहाँ है, कैसी है, दोनों को एनालाइज करेंगे। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट होना चाहिए 2025 के लिए, ये सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो भी आपको पेंसिल से मार्किंग दिख रही होगी, ये एग्ज़ाम सिचुएशन के अंदर मार्किंग की हुई थी मेरे हिसाब से। और ये जो रेड से मार्किंग दिख रही है, ये तो अभी बाद की मार्किंग है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी 97.5 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में यूपीएससी के अकॉर्डिंग 86 मार्क्स आए हैं। लेट अस सी कि कहाँ पे मेरी गलती थी। जीएस पेपर 1 3 आवर्स 250 मार्क्स, ये तो सभी को आपको पता ही रहता है। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो स्टार्ट किया था क्वेश्चन पेपर, मैंने स्टार्ट किया था सोसाइटी के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन 8 सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अटेम्प्ट करना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो सभी आपको पता ही रहता है कि 8 9 10 आपको सोसाइटी से देखने को मिलते हैं। 10 मार्क्स के। ये वाला क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट किया था, ये वाला भी बढ़िया अटेम्प्ट था और ये वाला भी अच्छा अटेम्प्ट किया था। इसके बाद में 8 9 10 के बाद में मैं आ गया था फर्स्ट से, फिर अटेम्प्ट करने स्टार्ट किया था फर्स्ट से 7 तक के। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेगा और जो है 4 से 5 6 7 ये आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। कोई कोई जगहों पे डेमोग्राफिक विंटर वाला कॉन्सेप्ट सोसाइटी से भी आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। स्टिल ह्यूमन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी वाला एंगल आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होता हुआ मिल जाएगा। तो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन था ये, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। इसके बाद में पल्लवा ऑफ काची, ये तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस रहा। देन QIM के ऊपर क्वेश्चन है, उसका रिजल्ट है। इजी थे तीनों क्वेश्चंस, लेकिन उसका एनालिसिस पार्ट जो रहता है उसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव अलग अलग डायमेंशंस खोलने पड़ते हैं, वो आपको आना चाहिए। देन है ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, SST सी सरफेस टेम्परेचर और उसका रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। देन वाई डू लार्ज सिटीज़ टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाउन्स, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़, वाई डू लार्ज सिटीज़ अट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, जॉब, सबकी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में अवेलेबल रहती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, लर्निंग के सेंटर्स है। इसके साथ में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लाइट में आपको हाईलाइट करना है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या आ जाते हैं, इंडिया, ब्राज़ील, आप चाहो तो चाइना को भी कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ में आजू बाजू वाले जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनको भी आप डेवलपिंग मान के अपना आंसर्स को लिख सकते हो। देन है व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट। ये वाला थोड़ा सा स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब यूपीएससी हर साल स्टैटिक वाले कॉन्सेप्ट भी पूछता है। इसके पहले फियॉड नाम से पूछा था 2023 में, ये 2024 के अंदर क्लाउड बर्स्ट पूछा गया। फिर ये वापस से ये डायनामिक लेवल का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर एंड इज़ द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच ए सिचुएशन, एलॉबरेट। क्वेश्चन ये आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारे 10 क्वेश्चंस, 8 9 10 तो पहले ही हो गया था। फिर इसके बाद में जब 15 मार्कर मैंने स्टार्ट किया, तो 15 मार्कर मैंने स्टार्ट किया था 18 19 20 से। 18 ने 17 से स्टार्ट किया था, 17 18 19 20। तो 17 वाला है, व्हाट इज़ रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज़ द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों को इक्वल वेटेज देना है, 5 कहीं ना कहीं आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर, एक एक पेज के अंदर, या थोड़ा सा 80 to 90% ऑफ पेज आपका इसके अंदर कवर होना चाहिए। और इसके बाद में कोई एडिशनल डायमेंशन भी देना चाहते हो 3 के बाद में, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो।
इसके बाद में सोसाइटी के अंदर आप देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 18th, डिस्पाइट कंप्रहेंसिव पॉलिसी फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस अंडर प्रिविलेज सेक्शन आर नॉट येट गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन एनविसेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ दैट हैज़ बीन फोकसिंग ऑन इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, स्टिल अफर्मेटिव एक्शन अभी तक के पूरा नहीं, उसका बेनिफिट पूरा नहीं हो पाया। तो ये 18 वाला भी अटैम्प्ट किया था। इसके बाद में नेक्स्ट आगे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर से, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वीमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस, हाउ हैज़ दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन द पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद द फैमिली। तो वीमेन एंगल, उसके साथ में वीमेन का फ्रीडम के साथ में एंगल करना था और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है फैमिली के ऊपर। तो भाई इंडिविजुअल चॉइस आ जा रही है, तो फैमिली जो थी कहीं ना कहीं फैमिली का जो एस्पेक्ट था सोशलाइजेशन वाला धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। उसके साथ में मैरिज वाला एस्पेक्ट आ जाएगा, मैरिज के साथ में आप कह सकते हो कास्ट वाला जो एंगल आ जाएगा। और फिर जो थी जॉइंट फैमिली के बदले अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रही है, सिंगल पेरेंट फैमिली हो रही है, लिव इन बढ़ रहा है, डबल इनकम नो किड्स वाली आ रही है, सिंगल पेरेंट बता ही दिया। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब माइग्रेशन और जो है वीमेन की चॉइसेस और जो फ्रीडम है उसका कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट आ रहा है। फिर जो फैमिली की बात है तो फैमिली ब्रेकडाउन भी हो रही है, बिकॉज डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, एलिमनी वाला एस्पेक्ट होते जा रहा है, मैरिज हैज़ नॉट बीन द सेक्रेट रिलेशन जो पहले हुआ करता था। ये सब आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो। इसके बाद है 20th क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द प्रपोजिशन दैट देयर इज़ अ हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज़। तो हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटीज़ एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज़। तो ये कहीं ना कहीं कोरिलेशन वाला जो है आपको बताना है किस तरीके से जो डाइवर्सिटी के अंदर जैसे ट्राइबल वाला इशू आ गया, तो ट्राइबल क्या है, सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइज सेक्शन भी हो जाते हैं। इसके साथ में डाइवर्सिटी के अंदर नॉर्थ ईस्ट वाला, नागाज़ वाला, अलग अलग ट्राइब, नॉर्थ ईस्ट वाले जो कम्युनिटी आ गई उनका, और हाउ दे आर मार्जिनलाइज ये लिख सकते हो। दलित वाला एंगल डाल सकते हो, ओबीसी वाला डाल सकते हो, और भी कोई एससीज़ वाला डाल सकते हो। और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के अंदर बात करें तो कोस्टल कम्युनिटीज़ की बात करें, हाउ दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज। अलग अलग एथनिसिटी का भी एंगल आ सकता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी आ सकती है, किस तरीके से जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, या फिर जो ट्राइबल लैंग्वेज है हो, हल्बी, जारवाज, अंडमानीज, निकोबारीज, हाउ दे आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी, धीरे धीरे किसी तरीके से डिक्लाइन होते जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, उनका कल्चर ख़त्म होते जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है, और जो सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है वो लूजन होते जा रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं इसके अंदर आने चाहिए थे। अब ये 4 के बाद में मैंने अटेम्प्ट किए 11 से 12, 13, 14, 15, 16। तो ये जो ऊपर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे ये आपको हिस्ट्री से मिलेंगे, और नीचे वाले जो मिलेंगे ये देखो यहाँ लिखा है अटेम्प्टेड लास्ट, और ये आपको मिलेंगे ज्योग्राफी से। अब ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, जहाँ तक है मेरे पास 12 या 15 मिनट बचे हो गए, 15 मिनट्स, और मेरे पास ये 3 क्वेश्चन बाकी थे। 15 मार्क के 3 क्वेश्चन, मतलब 45 मार्क्स मेरे 15 मिनट के अंदर अटैम्प्ट करना था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पहला आंसर लिखा होगा मैंने 7-8 मिनट में लिखा होगा, तो मेरे पास बचे होंगे 8 मिनट और 2 क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट ही बचे होंगे ट्विस्टर के लिए, हालांकि आता भी नहीं था। तो जो भी गलत लिखा था मैंने इसके अंदर वो गलत लिखा था। एक बार स्टार्ट करते हिस्ट्री से। हिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन आ गया, दो द ग्रेट चोलाज आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमिनेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कमेंट। तो ग्रेट चोला के लिविंग आर्किटेक्चर आपको मिल जाएगा, लिविंग चोला टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम, ऐरावतेश्वर एंड तंजावुर। ये 3 है, तीनों को यूनेस्को का टैग मिला है। अगर तंजावुर की बात करें तो इसकी जो हाइट रहती है शायद 216 फीट के आसपास है। ये तो हो गया आर्ट वाला एस्पेक्ट। इसके साथ में आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर स्कल्पचर्स आप लिख सकते हो। इसके साथ में जो स्कल्पचर के अलावा जो ब्रॉन्ज की मेटलर्जी हुई थी वो भी कहीं ना कहीं एक आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस को शो करती है। टेम्पल हो गया, इसके साथ में टेम्पल के अलावा गोपुरम जो बने थे, गोपुरम भी शो करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे एक
यूनिक पर्सपेक्टिव था। उसके अलावा जो पेंटिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी, पेंटिंग म्यूज़िक वाला जो था एस्पेक्ट, वो चोलास के समय पे आपको एक क्रिटिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता है। इसके साथ में क्या था, लिटरेचर वाला भी एस्पेक्ट डाल सकते हो कि तमिल लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए चोलास हैड प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल। उसके साथ में अगर आपको पता है चोलास के अंदर जो था एक विलेज पंचायत वाला सिस्टम भी था, कहीं ना कहीं विलेज का सेल्फ रूलिंग वाला एस्पेक्ट था। ये हमको उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलता है, परंटक वन, तो वो वाला चीज़ भी आप डाल सकते थे। इसके बाद ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, हाउ फार इज़ इट करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट इसेंशली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी, ट्रिपल एंटिटी, ट्रिपल अलायंस और जो अलग अलग कंट्रीज़ जो अलाइनमेंट हुई थी, वो कहीं ना कहीं टू मेंटेन द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो ऑब्वियस सी बात है, मेजर आप जो भी लड़ाई देखोगे तो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए रहेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप एस्पेक्ट लिख सकते हो, आप खोल सकते हो अलग अलग डायमेंशन। इसके बाद है, हाउ फार वॉज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से आ गया। बहुत कम बार ऐसा होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी 30 मार्क्स, 15+15। यहाँ पे इस साल हुआ है। और ये तो थोड़ा सा आप वर्ल्ड हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट भी है और ये इंडियन हिस्ट्री वाला भी है, दोनों एस्पेक्ट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया। इसके बाद में ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंगेटिक वैली इज़ ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला तो हर साल एंगल चलता ही है, क्लाइमेट चेंज और उसका किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है, अलग अलग डायमेंशंस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरेलिस, हाउ आर दिस ट्रिगर्ड। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आ गया, जनरली इतना फोकस नहीं होता है। इसके बाद है, व्हाट इज़ द ट्विस्टर, व्हाट आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर ऑब्जर्व, वाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर ऑब्जर्व इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब ये वाला जो ट्विस्टर है, ये मैंने मेनली जो पर्सपेक्टिव से लिखा, मुझे हरिकेन और क्या बोल सकते गायर वाला पर्सपेक्टिव से मैंने लिखा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर ट्विस्टर वाला जो आएगा, वो आपको देखने को क्या मिलेगा, जो टॉर्नेडो रहता है ना, टॉर्नेडो, उसी को ही कहा जाता है ट्विस्टर। आपने देखा होगा इस तरीके से कितना खतरनाक आपको यूएस वगैरह के अंदर देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक है 2024 के अंदर ट्विस्टर नाम से एक मूवी भी आई थी, उसकी रिलीज़ डेट अगर देखें तो 19 जुलाई की बात करते हैं, और पेपर हमारा क्या हुआ था, 17 सितंबर को हुआ था वाला पेपर। इट मीन्स यहीं से कहीं इंस्पायर हुआ होगा, ट्रेलर वगैरह देखा होगा तो उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। इट मीन्स करंट अफेयर प्लेज अ क्रिटिकल रोल। तो ये हमने देख लिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। एक बार इसका देख लेते किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर वाला देख लेते, मॉडर्न देख लेते, वर्ल्ड देख लेते। तो वर्ल्ड से एक 15 मार्क आपको देखने को मिलेगा, मॉडर्न से 10+15 देखने को मिलेगा 25, आर्ट एंड कल्चर से ये 2 आर्ट एंड कल्चर वाले हैं और एक 15 मार्क वाला। तो इस हिसाब से कितने हुए, 60-75 मार्क्स आपको हिस्ट्री से देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो 40+45, 10×4 + 15×3, 85 ज्योग्राफी से हुआ। सोसाइटी से 10×3 + 15×4, ये हो गया 60, ये हो गया 30, 90 मार्क्स हमें सोसाइटी से देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप समझ गए कितने मार्क्स का डिवीज़न है। अगर 2025 वाला अटैम्प्ट दे रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस तरीके के डिस्कशन वहाँ पे डेली कहीं ना कहीं करेंगे हम, और इसके साथ में डेली आंसर राइटिंग वाली प्रैक्टिस भी होगी, आप उसके अंदर डाल सकते हो, कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल के अंदर मेंशन किया हुआ है, माइंड्स ऑफ यूपीएससी नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसके साथ में
ओवरऑल बात करें तो ये सब मार्किंग भी मैंने लगाई थी कितने मुझे मिलने चाहिए थे। मेरे हिसाब से 97.5 आने चाहिए थे, लेकिन 86 है। अब मेरी यहाँ पे मिस्टेक्स क्या क्या हुई थी। पहली बात तो जो लास्ट के 15 मिनट्स थे उसमें मेरे पास 3 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स वाले। तो कहीं ना कहीं अगर वो अच्छे अटैम्प्ट हो जाते तो 3+3 6 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ सकते थे। इसके अलावा जो 16th क्वेश्चन था ट्विस्टर वाला, वो तो पूरा की पूरा गलत हो गया। तो वहाँ पे भी 4-5 मार्क्स, मान लीजिए वहाँ पे 5 भी एक्स्ट्रा हो जाते, इस तरीके से 11 मार्क्स तो डायरेक्ट हो सकते थे। मेरे कितने आए अभी 86 है, +11 तो 97। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो आ सकते थे। हालांकि एक्सपेक्ट तो मुझे पता था ट्विस्टर गलत है, स्टिल कहीं ना कहीं इस तरीके से मार्क्स भी मेरे बढ़ सकते थे। और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कितने मैंने आंसर्स लिखे थे एक बार वो भी एनालाइज कर लेते हैं। तो एक बार आंसर ये 2024 के अंदर कितने मैंने आंसर लिखे थे। तो GS 1 की बात करें तो मैंने प्री की एक जो प्री की डेट थी प्रीलिम्स 2024 वो थी 16 जून, पोस्टपोन होकर 16 जून आ गई थी। मेंस की जो डेट थी वो थी सितंबर 20। इट मीन्स 3 मंथ का गैप होगा यहाँ पे, सितंबर 20। और मैंने आंसर कब लिखा था GS 1 का। GS 1 के 3 पेपर लिखे थे। ये हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का एक था, एक सेकंड वाला था ज्योग्राफी एंड सोसाइटी का, थर्ड था FLT। तो ये कब की बात है, 30 अगस्त की बात है। 30 अगस्त पेपर के जस्ट 20 दिन पहले, मतलब 2 महीने तक के, 2.5 महीने तक के मेरे एक भी आंसर्स GS 1 के तो नहीं थे। 2.5 महीने बोले तो 75 डेज़। अभी तो हमारे पास जस्ट 75 डेज़ ही अभी मेंस के लिए। तो उस हिसाब से अगर पॉइंट देखें तो मैंने GS 1 के 86 मार्क्स आए। मैंने कितने सेक्शनल अटैम्प्ट करे थे, जस्ट 3 पेपर मैंने लिखे थे। 3 पेपर बोले तो 60 क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 40 भी आप कर लो तो 100 क्वेश्चंस के आसपास मैंने लिखे थे। थोड़े से कम थे, कम से कम 5 से 6 सेक्शनल तो होने चाहिए, मतलब ओवरऑल पेपर होने चाहिए। तो 6 पेपर अगर मैं मान के चलूँ तो 3 पेपर की और रिक्वायरमेंट थी मुझे। 86 अगर यहाँ पे आ गए तो और करता तो आराम से 100-105 आ जाते। इट मीन्स अगर इस साल की बात करें, ओके, तो अगर इस साल की बात करें तो कहीं ना कहीं GS 1 के एटलीस्ट 6 FLT लिखना पड़ेगा। और अगर डेली आंसर्स की बात करें तो 6 बोले तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 × 20 120 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन वाइज अगर डेली लिख रहे तो कम से कम 250-240 क्वेश्चंस हमारे हमारे चाहिए फ्रॉम GS 1। इसके अंदर सोसाइटी भी आ जाएगा। सोसाइटी के कम से कम एवरी ईयर 90 मार्क्स का आ रहा है, तो सोसाइटी के अराउंड 60 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट लिखने की रिक्वायरमेंट है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के एटलीस्ट आर्ट एंड कल्चर के आने चाहिए 10 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर, उसके साथ में मॉडर्न के आने चाहिए 15 से 20 क्वेश्चन। और वर्ल्ड हिस्ट्री के आने चाहिए 8 to 10 क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर के मान लो 15 क्वेश्चंस लिखने हैं। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज्योग्राफी की बात करें तो ओके, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो कम से कम यहाँ पे भी 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 60 60 60 180 और 3-4 FLT 250 क्वेश्चंस थोड़े इतने तो अटैम्प्ट होने चाहिए इस साल। ओके, लेट अस सी, इतने तो करने ही है हमें, ये इस साल का प्लान रहेगा। तो ये देखिए किस तरीके से कितने अटैम्प्ट करे थे, सब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ये उस। और इस बार के मार्क्स 86 आए थे, ये आपको बताने के लिए भी यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में शक्ति दुबे की बात करें तो उनके 112 मार्क्स थे
और हर्षिता सेकंड रैंक इनके 102 थे, मेरे कितने हैं 86। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो 26 मार्क्स और इम्प्रूव हो सकते हैं, यहाँ पे देखें तो 16 मार्क्स और इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 20 मार्क का मार्जिन लेके चलना है हमें, 110 से 120 टारगेट करके चलना है GS 1 के अंदर। पॉसिबल है, हो तो सकते हैं ईज़िली। अभी आप देखिए किस तरीके से 10 से 15 मार्क्स तो हमारे वहीं पे बढ़ जाते हैं। सोसाइटी के अंदर और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे, आंसर्स के अंदर एग्जाम्पल डालेंगे, सोसाइटी के अंदर और अच्छे मार्क्स बढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में भी बढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में बढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी में भी कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की। ठीक है, तो 120 का टारगेट है। तो लास्ट में इस बार की प्लानिंग, टारगेट 120 मार्क्स, प्लानिंग तो यही है, पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन हमारे इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए। ये मैंने लगा दिया पूरा यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। और इसके साथ में इस बार अगर टाइम टेबल देखें तो प्री हुई थी 25 मई को और मेंस होगी 22 अगस्त को। मतलब टाइम तो ऑलरेडी कम है, 3 महीने तो यहाँ पे भी नहीं है, 75 अराउंड डेज़ ही थे, 77 डेज़ आप कह सकते हो। उसमें से आज की तारीख करें तो 3 आज की है 3 जून। कम से कम अगर बात करें तो जस्ट वी हैव 69 डेज़। 69 भी आप कह नहीं सकते, मान लीजिए हमारे पास 60 ही दिन है। 60 डेज़ में हमें इतने इतने क्वेश्चंस लिखने हैं GS 1 के लिए। ओके, ये हमारा टारगेट रहेगा, किस तरीके से हम करते जाएंगे। मैंने प्लान भी ग्रुप के अंदर लगा दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में। जो GS 1 है, सबसे पहले GS 1 सोसाइटी से स्टार्ट करेंगे, देन हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसके बाद में करेंगे, और फिर इसी महीने के लास्ट में वी विल कवर GS 4। ये प्लान रहेगा। इसके साथ में ऐसे रेगुलर में आपको ऐसे के वीडियोस हम बनाते जाएंगे रेगुलर, 2-3 दिन में। ये आप 2-3 दिन में तो वीडियोस आएंगे। इसके साथ में डेली मैंने एक स्केड्यूल लगा दिया है ऐसे का, आपको डेली 45 से 50 ऐसेज है उसके अंदर, PYQ बेसिस, PYQ ही है वो, तो वो आपको डेली लिखना है और सबमिट करना है ग्रुप के अंदर। इसके साथ में ये GS है, इसके अंदर भी मेन हमारा जो फोकस है वो PYQ ही है। PYQ पूरा एनालिसिस का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, एक सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और फिर वही की वही क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार से 6 बार आपके लिखा होना चाहिए। PYQ का एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 6 बार लिखो, 6 टाइम्स लिखो। आप वहाँ जाओगे तो बड़े से बड़ा तुरम खान भी आपसे घबरा जाएगा और आपका कोई कंपटीशन ही वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 6 टाइम PYQ को आपको एक PYQ को 6 बार कम से कम लिखना है। अब 6 बार तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़, लेकिन कोशिश तो करनी है, कोशिश करोगे तभी तो हो पाएगा। 6 टाइम लिखना है। या तो फिर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग के सेशन भी मैं लेके आता रहूँगा। ठीक है, और किसी को पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये इस बार का शेड्यूल है। जो भी 2026 के लिए अटेम्प्ट कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। आपका भी 3 महीने के अंदर ही पूरा की पूरा मेंस की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी तो आपको हर जगह पे देखने को मिलती है, मेरे कंटेंट हवा वाला तो रहता ही नहीं है। अगर बात करूँ मैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई थी, RC भी इस बार के सेशन लिए थे मैंने। मोस्ट ऑफ द RC जिन्होंने करा था
वो अभी तक के कभी सी सेट पास नहीं होते थे। इस बार मोस्ट ऑफ द बच्चों का आरसी के कारण सी सेट भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, वो तो पेड बैच थी, लेकिन जस्ट मैंने यूट्यूब पे भी सेशन डाले थे। नंदलेस अभी तो मेंस के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। मेंस का मैंने आपको टारगेट बता दिया, GS1 का। सिमिलरली हम GS2, GS3, GS4 सभी का एनालिसिस करेंगे। ऐसे का भी एनालिसिस करेंगे। ऐसे की सीरीज़ भी यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी। इसके साथ में आप जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू।